हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह। तो आजकल अब रजनी बैठी है, उतई से आती हैं, हथखोज पारा का रहने वाली। उतई ताम्रध्वज भैया निर्वाचन क्षेत्र मवेशी बाजार लगता था, अब नहीं लगता। केवल उतई नहीं, छत्तीसगढ़ के जितने भी मवेशी बाजार सब बंद, हिंदुस्तान के सारे मवेशी बाजार बंद। मवेशी खरीदने बेचने वाले जो लाइसेंस रखते थे वो भी बंद। गांव में कांजी हाउस बंद। नहीं तो किसी गांव में जाते थे, सरपंच सबसे पहला डिमांड यही करता था कि भैया हमारे यहाँ कांजी हाउस दे दो, क्योंकि कांजी हाउस में यदि मवेशी को वहाँ रख दिया जाए, नीलामी होती तो पंचायत को बड़ा लाभ होता था। अब गाय है, गरू हो गए हैं। गाय अब बोझ हो गया है, मवेशी हमारे लिए बोझ हो गया है। और इस कारण से जिसे हम गाय को लक्ष्मी के रूप में पूजा करते थे, दीपावली में अब भी करते हैं, लेकिन अब वो आवारा पशु कहलाने लगे। अब स्थिति क्या, आवारा पशु तो फिर सड़कों पे भी रहेंगे, खेतों में भी रहेंगे। सड़कों में रहे तो एक्सीडेंट का खतरा, खेतों में तो फसल का नुकसान। इस समस्या का निदान हम लोगों ने सोचा, प्रदीप भाई भी उसमें एक हैं और भी साथी हैं, सब लोग मिल के विचार विमर्श किए आखिर किया क्या जाए। तो एक कहावत जो है ना, गोबर यदि गिरे तो कुछ लेके उठती, लेकिन छत्तीसगढ़ में उल्टा हो गया सरल जी। छत्तीसगढ़ में गोबर गिरता तो है, लेकिन कुछ लेके उठता भी, लेकिन पैसा दे के भी उठता है। हमारे गोबर का पैसा, गोबर से पैसा कमा सकते हैं, ये हमने बताया। राजस्थान के लोग तो निकल के पूरे देश भर में व्यापार व्यवसाय उद्योग लगाए साहब, लेकिन गोबर बेचने का धंधा कोई नहीं किया, केवल छत्तीसगढ़ में हुआ है। हम गोबर बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों ने बता दिया। और उसे संदेश गया कि समाज में किस प्रकार से काम किया जा सकता है। केवल गोबर खरीदी भर नहीं हो रहा, वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, खेत की रखवाली भी हो रही है, साथ ही सड़कों के एक्सीडेंट भी कम हो रहे हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति भी वृद्धि हो रही है। तो उसमें लगातार काम, मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहूँगा, उसके बारे में आप सब जानते हैं। आज की जो मौजूद समस्या है, आज जो विचारवान लोग हैं वो चुपचाप सुनते हैं। एक समय था जब विचारवान लोग समाज की दिशा तय करते थे, आज वो केवल मूक दर्शक बना हुआ है। समाज का एजेंडा सेट करने के वाले वो पत्थरबाज लोग हो गए हैं। रामनवमी, भगवान राम के यदि स्मरण करते, आपके जहन में क्या आता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक छवि उभरती है और उस छवि से आपके मन में शीतलता की अनुभूति होती है। लेकिन धीरे धीरे उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को बदलने की कोशिश हो रही है, उसे रेम्बो बनाने की कोशिश हो रही है, आक्रामक राम के रूप में। अभी ताज़ा ताज़ा जो घटना घटी है वो हनुमान जी। हनुमान जी तो ज्ञान में, बल में, भक्ति में, सब में अग्रणी है, सबका शिरोमणि है। और उसके देखें, उसकी दाढ़ी बड़ी भी हुई है, बाल भी हैं, लेकिन सब केश विन्यास भी बहुत सुंदर। लेकिन वो कभी ज्ञान के मुद्रा में है, कभी भक्ति के ध्यान के मुद्रा में, कभी भक्ति के मुद्रा में। लेकिन अब जो छवि आजकल सड़कों पे देखेंगे, जो गाड़ी के पीछे जो चिपका हुआ स्टिकर है, बाल बिखरे हुए और आक्रामक हनुमान जी, कभी आपने कल्पना की थी? तो एक प्रकार से समाज को कैसे आक्रामक बनाया जाए, ये धीरे धीरे ये काम हो रहा है। और रामनवमी के दिन देश में 9 जगह मारपीट हो जाए, 9 राज्यों में हुआ रामनवमी, जिसमें राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो राम के बारे में हम कहते हैं कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए, और उस राम राज्य के बजाय वहाँ सड़कों पे लड़ाइयाँ हो रही है, हत्या हो रही है, खून खराबा हो रहा है, गोलियाँ चल रही। हनुमान जयंती भी भाई, लेकिन कर कौन रहे हैं?
कोई समाज का प्रमुख आदमी उस जुलूस का नेतृत्व किया कि इस पक्ष से हो चाहे उस पक्ष से हो? जो जुलूस निकालने वाले में कौन से समाज के प्रमुख लोग उसके जुलूस निकाले, और पत्थर चलाने वाले लोग हैं वो कौन से समाज के प्रमुख लोग हैं? तो ये जो छुटभैया किस्म के लोग हैं, जैसे अभी आवारा पशु की बात हो रही है, ऐसे ही कुछ किस्म के लोग हिंसा कर रहे हैं और समाज का एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये हम सब के लिए चुनौती है। नहीं तो एक समय देश में बड़े बड़े विद्वान हैं, समाज सुधारक हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, करते थे, हजारों साल से करते आ रहे हैं। आज जो छुटपैया आवारा किस्म के लोग हैं वो अब समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। हम टेलीविजन में वही देख रहे हैं, पत्थर फेंकते हुए लोगों को आप नहीं पहचान सकते वो कौन थे, या जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे उसको आप नहीं पहचानते वो कौन थे। आज वो लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और हम सब मुख दर्शक की ओर बैठे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, हाँ हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा है, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया। तो समाज को, देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? एक चिंता का विषय ये है। दूसरा, गजब की बात है, रेट कोई बढ़ाए, आरोप किसी और पे लग रहा है। पेट्रोल का भाव कोई बढ़ाए, डीजल का भाव कोई बढ़ाए, गैस का भाव कोई बढ़ाए, खाने के तेल का भाव कोई बढ़ाए, और हम टेलीविजन खोल के बैठे साइलेंट लिसनिंग मोड में, हम बोल भी नहीं सकते, साहब से सुन रहे हैं। हम लिसनिंग मोड में थे का साहब, अब बोले कि पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कोई है? तो राज्य सरकार है। अब हद हो गई साहब, भाव आप बढ़ाओ, रोज 80 पैसे बढ़ा, 65 पैसा बढ़ा, आज फलाने शहर में सेंचुरी, फलाने में सेंचुरी पार, डीजल के भाव इतने, पेट्रोल के भाव उतने, रसोई गैस की कीमत 1000 से पार, बढ़ा कोई और रहा है, आरोप किसी और पे लग रहा है, और खामोश बैठे सुन रहे हैं। ये स्थिति है। तो काम कोई करे और आरोप किसी और पे मढ़ा जाए, ये दौर भी चल रहा है और हम लोग सुन भी रहे हैं। हमें क्या करना है? लेकिन हमें क्या करना है? जेब तो आपका कट रहा है, चाहे राज्य सरकार बढ़ाए चाहे केंद्र सरकार बढ़ाए, पैसा किसका जेब किसका कट रहा है? अभी आवाज नहीं आ रही है, लोग पैसा तो आपका कट रहा है। ये तो मैं सुनना चाह रहा था, आप बोल भी नहीं रहे। जब आपका जेब कट रहा है और आप नहीं बोल रहे तो हमें क्या करना भाई? तो मैं संपत सरल जी पे आ जाता हूं। संपत सरल जी का पहले जब उनका कवि सम्मेलन हुआ और वो दुबई वगैरह कहीं था शायद, वीडियो आया, उसमें उस बड़ी चर्चा हुई और व्यंग से भी कुछ सीखा जा सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। संपत जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आधी दुनिया के चक्कर लगा के आ गए हैं। मैं शब्द वैसा नहीं बोल पाऊंगा जैसे सरल जी बोलते हैं, लेकिन व्यंग की जो लाइन है वो भाव शायद मैं व्यक्त कर पाऊँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के आधा देशों के चक्कर लगा के आए, लेकिन एक भी निवेशक नहीं आया। यदि हिंदुस्तान के उद्योगपति पे विश्वास कर लेते तो शायद उद्योग बढ़ जाता। व्यंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन उससे हमने सीखा। वो लाइन मेरे दिमाग में कौंधा, क्यों ना संपत सरल जी जो बोल रहे हैं उसको हम अपने प्रदेश में लागू करके देखें। और 2019 से लेकर 2024 का जो औद्योगिक नीति है हमने इस प्रकार से बनाया कि आज छत्तीसगढ़ में मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी प्रदेश में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं रोड शो नहीं करना पड़ा, न कहीं इन्वेस्टर मीट करना पड़ा। नीति हमने इस प्रकार से बनाई कि 167 MU हुआ और 60,000 करोड़ का MU हुआ, और 90 जो उद्योग हैं वो प्रभावी कदम उठा चुके हैं। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमने अपने पे विश्वास किया। हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति हैं, उनको ही मौका हमने दिया। तो आज उद्योग में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। तो व्यंग भी कभी कभी लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करता है। तो मेरी सरकार ने कम सरल जी आपकी इस बात को उसको संज्ञान में लिया और उसे इम्प्लीमेंट भी किया।
और उसका लाभ भी छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। हमारे उद्योगपतियों को भी सम्मान मिल रहा है और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उद्योग भी फलेगा फूलेगा। मैं बहुत बधाई देते हुए, प्रदीप जी अपने बात शायद अधूरी छोड़ गए। चांदी की बात तो की उन्होंने, अभी मुझे चांदी का रुपया पहना के गई है हमारी बहन, वो खुद भी पहनी और मुझे पहना के गई। आज हमारे 71वां विधायक जो यशोदा वर्मा है, वो भी जब शपथ ग्रहण में गई, पहली बार विधानसभा उपचुनाव हुआ हमारे यहाँ, तो अब हमारे 71 विधायक हो गए। अब तोड़ने उड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ 90 में 71 हमारे कांग्रेस के हैं। तो आपके राजस्थान में तो हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो अभी तक की हिम्मत नहीं कर पाए। तो यशोदा वर्मा जी आई तो पूरा चांदी का गहना पहन के आई थी। तो छत्तीसगढ़ में चांदी कैसे आया वो बात अधूरा छोड़ गए। लोहे के बनाने की बात तो की, चांदी बाहर से आता है तो हम यहाँ से ट्रेडिंग करते थे। हमारा छत्तीसगढ़ का व्यापार विदेशों तक के जाता था। हम यहाँ से लोहा के बने हुए औजार बाहर भेजते थे और बाहर से जो चांदी है वो छत्तीसगढ़ में आता है। और इसी कारण से यहाँ छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे यहाँ के परंपरागत निवासी हैं, चांदी के गहना उनका पहली पसंद रही है। उसका कारण यही है कि व्यापार व्यवसाय भी हमारा बहुत आगे पहले भी था। अब हम लोग वही काम अब छत्तीसगढ़ में जो गाँव में भी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से इसे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारे गांव के जो कारीगर हैं, हुनरमंद लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे महिला स्व सहायता के समूह की महिलाएं हैं, वो आगे बढ़ के इन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि गांव को उत्पादन का केंद्र बनाएं, शहर को विक्रय का केंद्र बनाएं और इस प्रकार से समृद्ध छत्तीसगढ़ की जो कल्पना हमारे पुरखों ने की थी उसे साकार करें। बहुत लंबा समय न लेते हुए संपत सरल जी को आप सुनना चाहते हैं, कुछ सवाल भी पूछेंगे अभी मिश्र जी। मैं भी उसके लिए थोड़ा सा, जैसे मिश्र जी सवाल पूछेंगे तो गले के जो थूक अंदर नहीं जा रहा था, पता नहीं कौन सा सवाल पूछेंगे, तो पत्रकारों से बात करने से पहले गला तो सूख तो जाता है। कोई नेता कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन जहाँ पत्रकार सवाल पूछना शुरू करते हैं तो थोड़ा सी आदमी नहीं कहूँगा, नेता थोड़ा सा भय तो आ ही जाता है। उसके बाद संपत सरल जी को हम लोग सुनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए, जनधारा परिवार को, पत्र समूह को बधाई देते हुए, आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और भिलाई को आपने चुना, हमारे शहर को आपने चुना, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय भूपेश बघेल जी, अब मैं सीधे जो कार्यक्रम एक छोटा सा है सुभाष जी की बात, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और श्री सुभाष जी से अनुरोध करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की जनधारा और वीआईपी न्यूज में मैं आप सबका सुभाष मिश्रा स्वागत करता हूं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने लगातार न केवल अपनी जीत का परचम गाड़ा, बल्कि जितने उपचुनाव हुए वो सारे उपचुनाव में विजयी उनकी टीम रही। तो मैं सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अब आपकी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, तमिलनाडु के किसान यहाँ आकर आपका सम्मान कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आपको बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। सुशासन का आपका यह मॉडल कहाँ से आया है? सबसे पहली बात तो बाहर से तो नहीं आया, छत्तीसगढ़ से आया है जी। और छत्तीसगढ़ ये तो भिलाई स्टील प्लांट है, कर्मवीरों का कार्य क्षेत्र है और मेहनत कशों का सम्मान हमेशा छत्तीसगढ़ में होता रहा है और मेहनत जो कर रहे हैं उसका सम्मान करने का फैसला हमने किया। और हमारी हर योजना में, हर कार्यक्रम में ये होता है कि कैसे हम, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो पशुपालक हो, उसके आय में वृद्धि कैसे हो। और इसलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें जी, जिसमें 9,000 रुपये प्रति एकड़ या 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, हमारे गोधन न्याय योजना की बात है जिसमें 2 रुपया गोबर खरीदी की बात और 10 रुपया में वर्मी कंपोस्ट खरीदने की बात हो, चाहे वो भूमिहीन
श्रमिक न्याय योजना हो, जिसमें 7,000 रुपये प्रति वर्ष देने का जो फैसला किया है, तो जो मेहनत कर रहे हैं वो उसको कैसे सम्मानित किया जाए। और उसका परिणाम यह आया कि छत्तीसगढ़ में यही छत्तीसगढ़ का मॉडल है, और जिसके कारण से चाहे वो लघु उपज खरीदने वाले हों, संग्रह करने वाले हों, तो 7 प्रकार के लघु उपज है उसे बढ़ा के 65 प्रकार, उसका वैल्यू एडिशन करना, और साथ ही साथ 2,500 का जो तेंदुपत्ता है वो 4,000 करना। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे 30 त्यौहार है, चाहे हरेली हो, तीजा हो, चाहे वो कर्मा जयंती हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, चाहे छेरछेरा पुण्य हो, सबको शासकीय छुट्टी देकर और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री निवास में उसको मनाते भी हैं। तो ये एक गौरव संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात हो, घोटिल से लेकर राम वनगमन पर्यटन परिपथ तक की बात हो, उसमें सब में जहां हमारी पहचान है उसे न केवल संजोने का काम, संवारने का काम, बल्कि संवर्धित करके विश्व मानचित्र में लाने की जो हमारी कोशिश है, और यही छत्तीसगढ़ का मॉडल है जिसको पूरे प्रदेश के लोगों ने सराहा, और बार बार छत्तीसगढ़ के इस प्रयास को यहाँ की जनता ने मुहर लगाई है, दंतेवाड़ा से लेके खैरागढ़ तक। जी, छत्तीसगढ़ के मॉडल की जो चर्चा है उसमें अभी आपने एक बात कही कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, जब आप मुख्यमंत्री बने तो छत्तीसगढ़िया जो आदमी है उसके मन में आया कि ये मेरा राज्य है, क्योंकि आपने बहुत सारे जो 30 त्यौहार थे जो हाशिए पे थे वो आपने उनको मुख्य धारा में लाकर, जैसे छुट्टी डिक्लेयर की, आपने आदिवासी महोत्सव आयोजित किया, आपने मुख्यमंत्री निवास को स्त्रियों का जो तीजा रखती है उनका मायका बनाया। तो ये सब कहीं ना कहीं आप एक नया मॉडल जो अभी जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें आप हैं तो केंद्रीय राजनीति में, पर आपका मॉडल जो है वो छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो एक क्षेत्रीय राजनीति के मॉडल को ज्यादा लोग बात करते हैं। अभी इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्षेत्रीय राष्ट्रीयता है जी। छत्तीसगढ़ के अस्मिता को लेकर हम अपनी राष्ट्रीयता की बात करें, हम अपनी संस्कृति को सहेज के रखना चाहते हैं। नहीं तो छत्तीसगढ़ में क्या, या तो खदान के नाम से जाना जाता था या नक्सलियों के नाम से जाना जाता था, हमारी अपनी संस्कृति के नाम से जाना जाता था क्या? आज उसकी चर्चा हो रही है, और नक्सल और खदान के नाम से चर्चा नहीं, बल्कि दूसरे और जो कार्य हैं उनके कारण से छत्तीसगढ़ राज्य की चर्चा हो रही है, और देश में हो रही है और दुनिया में चर्चा हो रही है। चाहे छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी की बात करें, चाहे वो उसमें अंतर्राष्ट्रीय विषय आ जाता है, ग्लोबल आज वार्मिंग की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे सब चिंतित हैं। कार्बन उत्सर्जन बहुत हो रहा है, हम गौठान में पैरा दान करने किसान कर रहे हैं, पैरा इकट्ठा कर रहे हैं, पराली जला नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित है, और उसमें कमेंट पास कर रहे हैं कि इसको गैस का चैम्बर बना दिया दिल्ली को। आज हमारे छत्तीसगढ़ में वो बात नहीं है, तो हम उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। नाला है उसको पानी सहेज रहे हैं, तो जमीन के जो तापमान है उसमें भी कमी आ रही है, और जल की उपलब्धता भी बढ़ रही है। तो ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि ये वैश्विक जो समस्या है उसका भी निदान, उस रास्ता में छत्तीसगढ़ सरकार काम करे, उस समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। जी, कांग्रेस की सरकार बनने से पहले आपकी छवि एक जुझारू मैदानी नेता की थी। लोग कहते थे कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमजोर हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो हर उपचुनाव में मजबूत होती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मजबूती का यह मंत्र देश में लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने यूपी के आप प्रभारी भी थे। अभी छत्तीसगढ़ में अब ये सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा कि दूसरी जगह क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ हमारे कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर 5 साल जो मेहनत किए, और आम जनता ने हम पे विश्वास करते हुए 68 सीट दी, और उसके बाद अब 71 सीट हो गया। तो ये तो छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथियों का सहयोग है, जिसके कारण से ये बन पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जहाँ जो मेहनत है उसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात इसमें एक और बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि आज जो समस्याएं हैं उससे आप भाग नहीं सकते, उन चुनौतियों से भाग नहीं सकते, उसका सामना करना पड़ेगा, और जब चुनौतियों का सामना करेंगे तो वहीं से समाधान भी निकलेगा। जी, देश की जो विकास, जो पूरे देश में आज एक अजीब तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। कई अभी आप जिसका जिक्र लगातार अपने भाषण में भी कर रहे हैं, अभी भी आपने कहा, तो कई जगह पे सरकारें स्वयं इसमें शामिल नजर आती है। छत्तीसगढ़ में भी बस्तर से लेके कवर्धा तक इस तरह के प्रयास किए गए।
एक आपकी छवि एक सख्त प्रशासक की है, क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा होना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू हमेशा की तरह बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। ये धरती में भगवान बुद्ध के सिरपुर में आप देखेंगे 2000 साल पुराना हमारा वहाँ इस परिसर है जी। तो बुद्ध का प्रभाव, कबीर का प्रभाव, गुरु घासीदास का प्रभाव, स्वामी आत्मानंद का प्रभाव, यहाँ संतों का बड़ा प्रभाव रहा है। और इसी कारण से शांति का टापू हम सब कहते हैं। तो आज गांधी जी की भी बड़ा प्रभाव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और आप देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में खूब हुए, स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। तो उसका उन सब का महापुरुषों का असर है। और दूसरी बात है, हम सब भाईचारा के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, तो यहाँ नफरत फैलाने का काम नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में बड़ी खासियत वो ये है कि यहाँ जाति तो बहुत सारे हैं, जाति यहाँ भेद हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई ठाकुर हो सकता है, कोई और किसी जाति का हो सकता है, लेकिन वैमनस्यता नहीं है। जो जाति वैमनस्यता दूसरे अंचलों में देखने को मिलता है, वो वैमनस्यता छत्तीसगढ़ में नहीं है। और यही हमारी एक बड़ी ताकत है कि किसी भी समस्या को हम लोग बैठ के सुलझा सकते हैं। नहीं तो भिलाई नगर निगम चुनाव पहले कवर्धा की जो घटना उसे बढ़ चढ़ कर बताने की कोशिश की थी, लेकिन भिलाई और वैशाली नगर में जिस प्रकार से, और भिलाई चरौदा में यहाँ की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, वो अपने तरीके से जवाब दिया, और जवाब यही था कि नफरत की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चल सकती। भिलाई जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में इस प्रकार की बात नहीं हो सकती। जी, दरअसल छत्तीसगढ़ दोस्तों जैसा जानते हैं कि कबीर की परंपरा का है। गुरु घासीदास रहते हैं जो कहते हैं कि मनखा मनखा एक जात, कुकुर बिलाई की जात होते। तो हम ऐसे छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हम जानते हैं कि हमको कोई जाति धर्म में नहीं बांट सकता। मैं मुख्यमंत्री जी से अंतिम सवाल जो जिस पर उन्होंने अभी यहाँ बोला भी था कि देश के विकास में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की बात करते हैं। कल ही उन्होंने सहकारी संघवाद की दुहाई देकर आपसे पेट्रोल के दाम कम करने को कहा। एक विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आपका अनुभव क्या कहता है? आपने कहा कि आप म्यूट में थे, आप कुछ बोल नहीं सकते, महंगाई वो बढ़ाते हैं, सवाल आपसे पूछते हैं। जैसे लोग आजकल नेहरू जी को और गांधी जी को ढूंढते हैं, जो भी गलती हुई है तो पिछली गलती के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं, उसी तरह का कुछ मामला दिखता है। एक साइलेंट मोड होता है, एक म्यूट होता है। अब जब प्रधानमंत्री जब मीटिंग करते हैं तो एक लिसनिंग मोड होता है, तो हम लोग लिसनिंग मोड में थे जब। तो लिसनिंग मोड में क्या सुन सकते हैं आप, तो वही स्थिति है रही हमारी। अब महंगाई जो बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव हमारे हाथ में है। आप भाव मत बढ़ाइए साहब। 2 साल हो गए शेष लगाते, शेष का हिस्सा भारत सरकार के पास। जैसे सेंट्रल एक्साइज के जो पैसा है उसमें कहते हैं भारत सरकार 42% राज्यों को देती है। अच्छी बात है, मिलती है 42%, लेकिन 42% मिला क्या? आज मैं हिसाब करके लगाऊं जीएसटी का और सेंट्रल एक्साइज का और हमारे जो कोल के जो रॉयल्टी पेनाल्टी रॉयल्टी रखा हुआ है वहाँ, तो करीब 30,000 करोड़ रुपया होता है। यदि हमको दे दे साहब तो हम पूरा माफ कर देंगे। एक तो हमारे पैसा हिस्सा देते नहीं, और दूसरा कहते हैं हमको वेट कम करो, तो शेष आप कम कर दो, सेंट्रल एक्साइज आप कम कर दो, झंझट खत्म। वो तो आपके हाथ में, जैसे रेट बढ़ता है तुरंत आप एक्साइज सेंट्रल एक्साइज कम कर दीजिए। राज्यों से अपील करने की क्या जरूरत, क्या गुमराह करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बढ़ाने का काम आप करो और कहते हो कि छूट का आप करो, हमको कहते हैं आप छूट करो, तो ये दोनों बात तो नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने जैसा कि उनका स्वभाव है, उन्होंने बहुत खरी खरी बातें बताई, जैसा कि वो सोचते हैं कि किस तरह से केंद्र राज्य के बीच संबंध होना चाहिए। अब हम इस कार्यक्रम में यहाँ विराम लेते हैं और अब हमारे साथ संपत सरल जी होंगे जो हमें अपनी व्यंग्य कविताओं और हमारे मौजूदा हालात से हमें रूबरू कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्मृति चिन्ह अब रहने दे यार, अभी लेट हो सकता है। चलिए अब आप